लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट अपन पढ़ रहे थे प्रतिरोधकता लास्ट क्लास में, उसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। मैंने आपको बताया था कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समानुपाती चिन्ह जब हटाते हैं तो एक नियतांक आता है रॉ, तो रॉ एल अपॉन ए। इस नियतांक को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनेगा आपके पास रॉ बराबर ये गुणा में ये भाग में आर ए बटे एल, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन बनाएं। डेफिनेशन क्या बनेगी, यदि एल का मान 1 मीटर कर दें और क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर कर दें तो आपको इसमें रखो, ये एल का मान 1 रखो, ए का मान 1 रखो, तो रॉ बराबर क्या मिलेगा बताओ, आर। रॉ बराबर आर। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा है। प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, उस चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाती है। क्लियर है? ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मात्रक की बात करें, मात्रक क्या आएगा, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। हल करेंगे तो ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता की निर्भरता। प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है? देखो, प्रतिरोधकता ना तो क्षेत्रफल पे निर्भर करती है, ना ही लंबाई पे निर्भर करती है। प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ पर या पदार्थ की प्रकृति पर, और किस पे निर्भर करती है, ताप पर। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है या ताप पर निर्भर करती है, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। इससे रिलेटेड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है आप देखिए कि जैसे ये चालक तार है एक, इसकी लंबाई है L, और ये एक दूसरा चालक तार है, इसकी लंबाई है 2L। ठीक है, दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है A और A। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ये तांबे का बना हुआ है और ये भी तांबे का बना हुआ है, तो आप मुझे बताओ यदि इसका प्रतिरोध, पहले वाले का प्रतिरोध R1 है और दूसरे वाले का प्रतिरोध R2 है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, R1 बटे R2 का। क्या संबंध होगा इनमें? तो देखो, मैंने आपको बताया प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखा जाए तो लंबाई दुगनी हो गई, तो प्रतिरोध भी इसका क्या हो जाएगा बताओ, दुगना हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, समान। तो देखो, फॉर्मूला लगाएं अपन, रॉ एल बटे ए, और दूसरे के लिए क्या लगाएंगे, रॉ 2L बटे ए, ऐसे तो लगाएंगे। तो कितना अनुपात आ गया, 1 बटे 2 आया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोधकताओं का अनुपात बताओ, रॉ 1 अनुपात रॉ 2, तो क्या आएगा? तो अपन जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं कि ये L है, ये 2 है, 2L है, तो जल्दबाजी में लिख देंगे 1 अनुपात 2, जो कि गलत होगा, क्योंकि प्रतिरोधकता ना तो लंबाई पे निर्भर करती है, ना ही क्षेत्रफल पे, वो पदार्थ पे निर्भर करती है। तो ये भी तांबे का बना है और ये भी तांबे का बना है, तो तांबे की प्रतिरोधकता जितनी होगी उतनी रहेगी, चाहे तार छोटा बना है या बड़ा है, तो तांबे का ही। तो दोनों तारों का पदार्थ एक ही है, इसलिए दोनों की प्रतिरोधकता समान रहेगी। समान रहेगी तो अनुपात क्या आएगा, 1 अनुपात 1। क्लियर है? ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया, तो बताओ उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल आधा कर दिया तो व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के, तो अगर क्षेत्रफल आधा कर देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दुगना। लेकिन प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पदार्थ पे निर्भर करता है।
प्रतिरोधकता कब बदल सकती है? जब पदार्थ बदला जाए, जैसे एक तांबे का लें और एक एल्यूमिनियम का लें, समझ रहे हो? एक तांबे का तार लें और एक एल्यूमिनियम का, तो प्रतिरोधकता क्या होगी? अलग अलग होगी या नहीं? ठीक है, क्षेत्रफल और लंबाई से प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो आगे बढ़े, आगे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, देखो आप, जैसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/r, इसको बोलते हैं अपन चालकत्व। क्या बोलते हैं बताओ? चालकत्व। प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है? चालकत्व। और इसका मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स। क्या होगा बताओ? या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको महो। क्या लिख सकते हैं? महो। ठीक है, एक होती है चालकता, तो ये मैंने आपको कल बताई थी, ओम के नियम के व्युत्पन्न किया था, उसमें क्या बताई थी? चालकता सिग्मा, ये प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है, कल बताया था। सिग्मा बराबर 1/ρ। तो ρ का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या महो इंटू मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये चालकता हो गई। अब बात करते हैं अपन, प्रतिरोध और किन राशियों पर निर्भर करता है? एक तो लंबाई पर निर्भर करता है और एक क्षेत्रफल पे। और किस पे निर्भर करता है? पदार्थ पे निर्भर करेगा। यदि पदार्थ बदल जाएगा तो भी प्रतिरोध बदल जाएगा, क्योंकि हर पदार्थ का प्रतिरोध अलग होता है। जैसे तांबे का प्रतिरोध कम होता है और लोहे का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसीलिए तो तांबे के तार यूज लिए जाते हैं। तो पदार्थ बदलने पर भी प्रतिरोध बदलेगा, ताप में परिवर्तन करने पर भी प्रतिरोध बदलेगा, क्योंकि जब तार के ताप को बढ़ाया जाएगा तो ताप बढ़ाने पर तार क्या होता है? फैलता है, प्रसारित होता है। गर्म करते हैं तो वस्तुएं क्या होती है? फैलती हैं। तो ताप बढ़ाने पर तार प्रसारित होता है, तो ताप बढ़ाने पर लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है। क्लियर है? तो ताप पे भी निर्भर करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ रहे थे ओम का नियम, है ना? तो ओम के नियम में आगे आता है ओमीय और अनोमीय पदार्थ, ओमीय तथा अनओमीय पदार्थ, या इस टॉपिक का दूसरा नाम है ओम के नियम के अपवाद। ओम के नियम के अपवाद, ओमीय या अनोमीय पदार्थ या फिर ओम के नियम के अपवाद। तो ये बड़ा आसान है। ओमीय पदार्थ कौन से होंगे? ऐसे पदार्थ जिनके लिए विभव धारा के समानुपाती होता है। ऐसे पदार्थ जिनके लिए विभव धारा के समानुपाती होता है, या विभव और धारा के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो कैसा बनता है? सरल रेखीय ग्राफ बनता है। या ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बताओ? ओमीय पदार्थ। समझ रहे हो? जैसे V समानुपाती I है, या V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ ऐसा बनता है, या ओम के नियम का पालन करते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बताओ? ओमीय पदार्थ। जैसे चालक तार, धातु का तार, या सभी धातुएं, धात्विक तार, है ना? सभी धातुएं ऐसा करती हैं। फिर अनोमीय क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, या फिर जिनके लिए विभवांतर धारा के समानुपाती नहीं होता है, या फिर जिनके लिए विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ सरल रेखीय ना होकर किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, ऐसे हो सकता है। समझ रहे हो? आड़ा टेढ़ा कैसा भी ग्राफ बने तो इसका मतलब वो कैसा है? अनओमीय पदार्थ है। तो ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? अनओमीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अर्धचालक युक्तियाँ। अर्धचालक, ये आप चैप्टर 16 में पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में है। अर्धचालकों के लिए विभव और धारा के बीच में यदि ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ ऐसा आता है यूँ, तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करता। अर्धचालक युक्तियाँ हैं, ट्रांजिस्टर हैं, टॉर्च का बल्ब है, बल्ब है, विद्युत अपघटनी द्रव है, विद्युत अपघटनी द्रव,
इन सब के लिए विभव धारा के समानुपाती नहीं होता है। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? अनोमीय पदार्थ। मतलब इनके लिए V और I के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो सरल रेखीय प्राप्त नहीं होंगे। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बताओ? अनोमीय पदार्थ। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 अनोमीय पदार्थों के नाम लिखिए या ओम के नियम के 2 अपवाद बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? अर्धचालक युक्तियाँ या ट्रांजिस्टर या बल्ब या फिर विद्युत अपघटनी द्रव। ठीक है, तो ये समझ में आया आपके। इसके बाद अब अपन ने अभी अभी प्रतिरोध पढ़ा है ना, तो प्रतिरोध को आगे बढ़ाते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन लेते हैं अपन। तो संयोजन में अपन पहले बहुत पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में पढ़ा है आपने प्रतिरोधों का संयोजन, 11th में पढ़ा है स्प्रिंगों का संयोजन, 12th में अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था संधारित्रों का संयोजन, पढ़ा था या नहीं? इसी प्रकार अपन प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। जो 10th में पढ़ा है वैसा ही है, तो बड़ा आसान है। प्रतिरोधों का संयोजन पहला कैसा आता है बताओ? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? परिभाषा देखो आप, देखो इधर, इसको श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। मान लो ये प्रतिरोध का चिन्ह है, आप पढ़ चुके हो 10th में। मान लो ये 3 प्रतिरोध किसी सेल या बैटरी से जुड़े हुए प्लस माइनस V और इनमें धारा जा रही है I। ये 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो इनके सिरों पर प्रतिरोध अलग अलग हैं, तो इनके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो विभवांतर भी क्या होगा बताओ? अलग अलग होगा। क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग है इसलिए विभवांतर भी क्या होगा बताओ? अलग अलग होगा। ठीक है, अब प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या है? प्रतिरोध है किसी चालक तार में धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। कोई भी चालक तार है, उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है बताओ? प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, डेफिनेशन बनाएं। एक डेफिनेशन तो ऐसे बना सकते हो आप कि पहले प्रतिरोध तार का अंतिम सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा हो, दूसरे का अंतिम तीसरे के पहले से। ये अटपटी लगती है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा समान रहे। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा समान रहे। इसमें धारा समान रहती है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभव अलग अलग होता है क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग है। तो विभव अलग अलग होगा, प्रतिरोध अलग अलग होगा, धारा समान रहेगी, है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन डेफिनेशन क्या हो गई? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा समान रहे। ठीक है, समझ में आया? तो ये आ गया। अब ओम का नियम लगाएं, तो ओम का नियम लगाओ। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। पहले प्रतिरोध के लिए लिखें तो विभव क्या लिखेंगे? V1, प्रतिरोध लिखेंगे R1 और धारा लिखेंगे I। तो V1 बराबर IR1। दूसरे के लिए लिखें तो V2 बराबर IR2। तीसरे के लिए लिखें V3 बराबर IR3। और कुल विभव लिखें, कुल विभव, तो कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का जुड़ जाएगा। मान रख दो तीनों के, तो क्या मान आएंगे? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यही आएंगे या नहीं? ठीक है, I कॉमन ले लो यहाँ से तो ये आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। और ओम के नियम से V की जगह क्या लिख सकते हैं? IR। तो V की जगह IR लिख दिया, I से I कैंसिल। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आपके पास आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि अगर इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर इनकी जगह पे एक ही प्रतिरोध लगाए तो उस एक ही प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए जो वही काम कर दे जो ये तीनों मिलके कर रहे थे। तो ये हो गया तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध इतना मिलेगा। अब बताओ, अगर ऐसे n प्रतिरोध जुड़े हों तो, अगर n प्रतिरोध जुड़े हों तो प्लस डॉट 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 Rn हो जाएगा n। अगर ऐसे n समान प्रतिरोध जुड़े हों,
इसी प्रकार के n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, समान मतलब R प्लस R प्लस R प्लस कितनी बार जाएगा, n बार। तो तुल्य प्रतिरोध को R डैश से व्यक्त कर देता हूँ। तो R डैश कितना आएगा, 2 बार जोड़ा 2R, 3 बार जोड़ा 3R, 4 बार जोड़ा 4R, तो n बार जोड़ा तो nR। क्लियर है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है आपके पास समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन कैसा होता है, देखिए आप, एक प्रतिरोध ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा है और एक ये जोड़ा है। 3 प्रतिरोधों से समझा रहे हैं। इनको इस प्रकार जोड़ा गया है एक सेल से। ये V वोल्ट का सेल है, यहाँ से I धारा प्रवाहित होगी। ये धारा यहाँ 3 भागों में बढ़ जाएगी अलग अलग, I1, I2 और I3। अलग अलग क्यों बटेगी, क्योंकि प्रतिरोध भी क्या है, अलग अलग है, तो धारा भी अलग अलग जाएगी। लेकिन सभी प्रतिरोध इन 2 बिंदुओं पर जुड़े हुए हैं। ये भी इनके बीच में जुड़ा हुआ है, ये भी इनके बीच में, ये भी इनके बीच में। तो मान लेते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना है, बताओ, V। तो पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है, V, दूसरे के सिरों पर भी विभवांतर V और तीसरे के सिरों पर भी विभवांतर। तो बताओ समांतर क्रम संयोजन की डेफिनेशन क्या हो गई, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान रहे। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान रहे। क्लियर है। श्रेणी क्रम में तो क्या समान रहती है, धारा, और समांतर क्रम में क्या समान रहेगा, विभवांतर। ठीक है। तो देखो विभवांतर समान होगा, धारा और प्रतिरोध अलग अलग होंगे। तो ओम के नियम से V बराबर IR, इसको ऐसे लगा सकते हैं I बराबर V बटे R, लगा सकते हैं फॉर्मूला I बराबर V बटे R। तो पहले प्रतिरोध के लिए लिखो तो धारा I1, प्रतिरोध R1 और विभव कितना है, V। तो पहले के लिए क्या लिख देंगे, I1 बराबर V बटे R1। दूसरे के लिए क्या लिख देंगे, I2 बराबर V बटे, और तीसरे के लिए क्या लिख देंगे, I3 बराबर V बटे R3 लिख देंगे। तो कुल धारा कितनी हो गई, कुल धारा, तो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इनके मान रखो आप, I1 का मान रखो V बटे R1, V बटे R2 और V बटे R3। I की जगह ये फॉर्मूला लिख सकते हैं V बटे R, तो V बटे R लिख दिया, यहाँ से V कॉमन ले लिया, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, V से V कैंसिल। तो तुल्य प्रतिरोध आ गया आपके पास 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यहाँ पे ये R को क्या बोलते हैं अपन, बताओ, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है। तो जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तब तुल्य प्रतिरोध आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। अब मान लो कि n प्रतिरोध जुड़े हों तो आगे ये प्लस करके डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, 1 बटे Rn। अब मैं बोलूँ n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो 1 बटे R डैश, 1 बटे R प्लस 1 बटे R, समान ले रहे हैं, n समान प्रतिरोध कितनी बार आएगा, n बार। 1 बटे R डैश ऐसे, 1 बटे R को 1 बटे R, इनको 2 बार जोड़े तो 2 बटे R, 3 बार जोड़े 3 बटे R, n बार जोड़े तो n बटे R। अब उल्टा कर देंगे तो R डैश तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, बताओ, R बटे n। सही, बोलो कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा R बटे n। आप देखना जब समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, जब n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा आता है, n से गुणा हो जाता है। और जब समांतर क्रम में जुड़े हों तब तुल्य प्रतिरोध कम आता है क्योंकि n का भाग लग जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि कुछ प्रतिरोध आपको दिए गए, उन सबको जोड़कर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, और तुल्य प्रतिरोध यदि न्यूनतम प्राप्त करना है तो कौन से संयोजन में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम संयोजन में, और अधिकतम प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं। जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप हल करेंगे
श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से संबंधित क्वेश्चन जब आप हल करेंगे तो इसमें एक और पैटर्न आएगा जो मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था। तो वो पैटर्न क्या होगा वो समझना है। वो पैटर्न क्या होगा कि अगर व्हीटस्टोन सेतु वाला पैटर्न होगा, ये छठे चैप्टर में पढ़ेंगे विस्तृत, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल दिखाई दें तो आप उन्हें हल कर सकते हो ऐसे। ऐसा मैंने आपको संधारित्र में भी बताया था। ये 4 प्रतिरोध हैं R1, R2, R3 और R4। ये समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश जुड़े हुए। इनमें से एक विकर्ण के अनुदिश एक और प्रतिरोध जुड़ा है जिसे बोलते हैं अपन R5, और ये किसी सेल या बैटरी से कनेक्टेड है, ऐसे है ना। तो ये जो संरचना है इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। अधिक जानकारी के लिए चैप्टर 6 पढ़ें। चैप्टर 6 में पूरा है विस्तृत जानकारी, तो इसको वहीं पढ़ाएंगे। अभी तो शॉर्ट में याद रखो इसको हल करने का तरीका क्या बताया था। इसको अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ कोई भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में नहीं है और कोई भी समांतर क्रम में नहीं है। तो ऐसा डायग्राम कहीं भी आए तो इसको कैसे हल करते हैं, इधर वाले प्रतिरोधों का अनुपात निकालो R1/R2 और इधर वाले प्रतिरोधों का अनुपात निकालो R3/R4। यदि ये बराबर है तो R5 को हटा देंगे, ठीक है। समझ रहे हो, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है। तो क्या होता है, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विभव समान हो जाता है। विभव समान हो गया तो विभवों का अंतर क्या हो गया, 0। और जब विभवांतर 0 है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। कल ओम के नियम में बताया था V समानुपाती I। जब विभवांतर 0 तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जब इसमें धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है तो क्यों लगा रखा है इसे, जरूरत ही नहीं। जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसे क्यों लगा रखा है, तो इसे हटा सकते हैं इसे। ये तभी कब संभव है, व्हीटस्टोन सेतु, मतलब ऐसी व्यवस्था में ही संभव है। तो जब भी ऐसी व्यवस्था दिखाई दे तो इसमें आप क्या करेंगे, R1/R2 और R3/R4 का अनुपात चेक करेंगे। यदि बराबर आता है तो बीच वाले विकर्ण वाले प्रतिरोध को हटा देंगे। अब इसको आप हल कर सकते हो। कैसे हल कर सकते हो बताओ, कि ये दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। एक ही तार में जुड़े ना लगातार, ये श्रेणी क्रम में, और इधर से ये दोनों भी किस में हो जाएंगे बताओ, श्रेणी क्रम में। इनको श्रेणी क्रम में हल कर लो, एक प्रतिरोध आ जाएगा। इनको श्रेणी क्रम में हल कर लो, एक प्रतिरोध ही आ जाएगा। और फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे बताओ, समांतर क्रम में। ऐसे हल हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं अपन कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध भी अच्छा टॉपिक है, 1 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है केवल, है ना। तो कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, वास्तव में जो प्रतिरोधक होते हैं, प्रतिरोध या प्रतिरोधक भी बोल सकते हो आप, है ना। तो प्रतिरोध या प्रतिरोधक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है तार आबद्ध प्रतिरोध, तार आबद्ध प्रतिरोध, और दूसरे होते हैं कार्बन प्रतिरोध। तो प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं, एक तो तार आबद्ध प्रतिरोध और एक कार्बन प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध जो होते हैं वो मिश्र धातुओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बता, मिश्र धातु, जैसे नाइक्रोम, टंगस्टन, समझ रहे हो, ऐसी मिश्र धातुओं के बने होते हैं। मिश्र धातु समझते हो, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण, है ना। तो ये मिश्र धातुओं के बने होते हैं, मैग्नीन, नाइक्रोम, टंगस्टन, ऐसी मिश्र धातुओं के बने होते हैं, ठीक है। इनका आकार बड़ा होता है और इनकी क्षमता कम होती है। क्षमता मतलब कम मान के प्रतिरोध किससे बनाए जाते हैं बताओ, मिश्र धातुओं से, ठीक है। तो ताराबद्ध प्रतिरोध मिश्र धातुओं के बने होते हैं और इनकी क्षमता क्या होती है, कम होती है, कम मान के होते हैं, कम मान के। लेकिन यदि उच्च मान के प्रतिरोध की आवश्यकता है तो उच्च मान के प्रतिरोध यदि मिश्र धातु से बनाओगे तो उसका आकार क्या हो जाएगा बताओ, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए उच्च मान के प्रतिरोध किससे बनाए जाते हैं बताओ, कार्बन से। तो उच्च मान के प्रतिरोध कार्बन के बने होते हैं और इनका आकार बहुत छोटा होता है, इनका आकार बहुत छोटा होता है। आपने कभी देखा हो
रिमोट की प्लेट CFL की प्लेट या टीवी रेडियो में एक मदरबोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे कीड़े से बैठे रहते हैं, छोटे छोटे 2-2 टांगों के कीड़े जैसी आकृति में, तो उसमें कुछ प्रतिरोध होते हैं, वाइट कलर में होते हैं, उनमें रंगीन लाइनिंग होती है, तो वो कार्बन प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं, देखो आप ध्यान करो, कुछ ऐसे प्रतिरोध होंगे, यूँ लगे होते हैं मदरबोर्ड पे, यहाँ पे 3-4 लाइनें होती हैं ऐसी, है ना, रंगीन लाइनें, तो ये क्या होते हैं, कार्बन प्रतिरोध होते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आया। ताराबद्ध प्रतिरोध मिश्र धातु के बने होते हैं और ये कम मान के होते हैं, और उच्च मान के प्रतिरोध किससे बनाए जाते हैं, कार्बन से। दोनों में अंतर क्या है कि इससे उच्च मान के प्रतिरोध बनाओगे तो प्रतिरोध का आकार बढ़ जाएगा, लेकिन कार्बन से उच्च मान के प्रतिरोध बनाओ और कम आकार के ही बन जाते हैं, छोटे आकार के ही बन जाते हैं। तो कम आकार के और उच्च मान के प्रतिरोध कार्बन द्वारा बनाए जाते हैं, और कार्बन से बने प्रतिरोध क्या कहलाते हैं बताओ, कार्बन प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोध कैसे होते हैं आप समझना। कार्बन प्रतिरोध इस तरह के होंगे, बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इतने बड़े होते नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, चींटी जैसे आकार के, है ना। तो देखो आप, ये बेलनाकार आकृति के होते हैं कार्बन प्रतिरोध ऐसे। ठीक है, ये 2 टर्मिनल होंगे इनके, बेलनाकार आकृति के होते हैं। इन पे आप पट्टियाँ होती हैं, अलग अलग रंगों की पट्टियाँ, एक पट्टी ये रही, एक पट्टी ये रही, एक पट्टी ये वाली और एक पट्टी ये वाली, ऐसे 3, 4, 5 रंगों की पट्टियाँ होती हैं, अलग अलग रंगों की पट्टियाँ दिखाई देती हैं। ये उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं और आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो आकार में बहुत छोटे होते हैं। तो ये हो गया अपने पास कार्बन प्रतिरोध की संरचना। अब इसमें देखो, इसको बोलते हैं अपन प्रथम रंग। ये क्या है बताओ, रंग नंबर 1, ये रंग नंबर 2, रंग नंबर 3 और रंग नंबर 4। कलर है ये, कलर अलग अलग कलर होंगे। ठीक है, अब ये जो पहला रंग है, पहला रंग ये व्यक्त करता है अंक को। किसको व्यक्त करता है, अंक को। दूसरा रंग है, ये भी किसको व्यक्त करता है बताओ, अंक को। और तीसरा रंग है, ये किसको व्यक्त करता है बताओ, गुणक को, गुणक या गुणज। ठीक है, और चौथा रंग किसको व्यक्त करता है, सह्यता को। किसको व्यक्त करता है, सहनशीलता, सह्यता को व्यक्त करता है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे बने होते हैं कार्बन प्रतिरोध, और ये बहुत छोटे आकार के होते हैं, लेकिन प्रतिरोध का मान बहुत उच्च होता है। और इनका प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी टेबल, छोटी सी सारणी याद करनी पड़ेगी। तो सारणी क्या है, देखो आप, क्रम संख्या यहाँ लिखा मैंने, ठीक है ना। क्रम संख्या यहाँ होगा वर्ण, वर्ण मतलब रंग, वर्ण को क्या बोलते हैं बताओ, रंग। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा आपके पास अंक, यहाँ होगा गुणज, और यहाँ होगी आपके पास सह्यता। ठीक है, तो क्रम संख्या देखो आप, पहला रंग होता है काला, दूसरा होता है भूरा, तीसरा होता है लाल, चौथा होता है नारंगी, पांचवा होगा पीला, छठा होगा हरा, सातवां नीला, आठवां बैंगनी, नौवां सलेटी, 10वां सफ़ेद, 11वां सुनहरा या सोना, 12वां चांदी, और 13वां नो कलर, कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। ठीक है, ये होते हैं आपके, ये आपको सीक्वेंस में याद रखने पड़ेंगे पूरे, ऐसे कैसे। फिर अंक कैसे दिए जाते हैं, इनके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इनका कोई अंक नहीं होता है। ठीक है, गुणज कैसे होते हैं, 10 की घात 0,
10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, इधर से देख देख के 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9, 10 की घात -1, 10 की घात -2, और इसका कोई गुणक नहीं होता है। सह्यता, सह्यता में इनकी कोई सह्यता नहीं होती है ना, इनकी कोई सह्यता नहीं होती है ना। लास्ट के जो सोना है, सोना की सह्यता होती है ±5%, चांदी की ±10%, और कोई रंग नहीं की ±20%, है ना। ±5 मतलब 5% कम या 5% ज़्यादा, है ना। ±10 मतलब 10% कम या 10% ज़्यादा। तो ये सारणी आपको याद करनी पड़ेगी, तब जाके किसी कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो अलग अलग रंग यहाँ बने हुए, रंग 1, रंग 2, रंग 3, रंग 4, इनको बोलते हैं रंग कौड़, रंग कौड़, या रंग को बोलते हैं वर्ण, वर्ण कौड़। क्या बोलते हैं इनको? वर्ण कौड़ या वर्ण क्रम, रंग क्रम या वर्ण क्रम, ठीक है। अब क्या काम की है सारणी, ये सीखना है आपको, बड़ा आसान है। जैसे आपके ऐसा डायग्राम बना हुआ आएगा एग्जाम में, और यहाँ पे रंग लिखे आएंगे, रंग, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये यहाँ रंग लिखे आएंगे, ऐसे रंग लिखे आएंगे नारंगी, यहाँ लिख देंगे आपसे काला, यहाँ लिख देंगे आपसे हरा, और यहाँ लिख देंगे आपसे सुनहरा, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपसे पूछेंगे कि ये कार्बन प्रतिरोध है जिसका वर्ण कोड, वर्ण क्रम आपके सामने दिखाया गया है। अब बताओ इसका प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध किससे ज्ञात करेंगे? सारणी से। कैसे ज्ञात करेंगे, तरीका क्या है? डायरेक्ट आएगा, प्रतिरोध R बराबर, पहला रंग किसको व्यक्त करेगा? अंक को। पहला रंग किसको व्यक्त करेगा? तो नारंगी रंग का अंक देखो, तो नारंगी रंग का अंक कितना आ जाएगा? 3, तो ये 3 हो गया। दूसरा रंग काला, ये किसको व्यक्त करेगा बताओ? तो काले रंग का अंक कितना है? तो 0 लिख देंगे आगे, सही है। तीसरा रंग हो जाएगा हरा, हरा किसको व्यक्त करेगा? गुणज को। तो हरा रंग, तीसरा रंग गुणज को व्यक्त करेगा, तो गुणज क्या हो गया? 10 की घात 5, गुणज मतलब गुणा में लिखेंगे 10 की घात 5। और लास्ट वाला रंग किसको व्यक्त करेगा? सह्यता को। तो सह्यता क्या हो गई बताओ? ±5%, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे लिख देते रंग भूरा, तो भूरे रंग की सह्यता नहीं है, तो सह्यता नहीं लिखते, ठीक है। तो ये प्रतिरोध आ गया इतने ओम, इतने ओम। तो देखो कार्बन प्रतिरोध का मान बहुत अधिक हुआ या नहीं? 30 × 10 की घात 5, 30 × 10 की घात, बहुत बड़ा हो गया। 10 की घात 5 30 लाख हो गया, ये लगभग 30 लाख ओम। और ये क्या है? सह्यता क्या कहती है कि ±5%, मतलब 5% ऊपर नीचे हो सकता है। समझ में आया? तो ऐसे रंगों को देख के आप प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो, कर सकते हो। 1 नंबर में आता है, डायग्राम बना हुआ आएगा। कई बार क्या होगा, ये डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, कई बार ऐसे दे देंगे कि किसी कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध है 42 × 10 की घात 3 ±10%, ऐसे दे देंगे ओम। अब आपसे पूछेंगे कि इस कार्बन प्रतिरोध के लिए वर्ण क्रम बताएं, वर्ण कोड बताएं। वर्ण कोड मतलब रंगों का क्रम। तो रंगों का क्रम बता सकते हो क्या? बताओ। तो रंगों का क्रम क्या बताओगे आप? पहला वाला क्या है? अंक। तो 4 अंक किसका है? ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं गिनना है। काला, भूरा, लाल, नारंगी, चौथा नारंगी है, तो नारंगी का हो जाएगा 4। नहीं, नारंगी का 3 होगा। अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से, ठीक है। तो बताओ 4 अंक किसका है? 4 अंक किसका है? पीले का। तो पहला रंग तो कौन सा हो गया बताओ? पीला।
क्रम में लिखने ये रंग, वर्ण क्रम लिखिए, मतलब रंगों का क्रम लिखिए। फिर बताओ 2 अंक किसका है? 2 अंक किसका है? लाल का, तो दूसरा रंग हो गया लाल। फिर गुणज देखो, गुणज 10 की घात 3 गुणज किसका है? नारंगी का। तो 10 की घात 3 गुणज किसका है बताओ? नारंगी का। और फिर सह्यता देखो, तो ±10% किसकी सह्यता है बताओ? चांदी की। तो आपसे पूछ लिया कि किसी कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध इतना है, तो उसके रंगों का क्रम लिखो, तो ऐसे लिख सकते हो रंगों का क्रम। तो बताओ अब इसमें क्या समझ आया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किसकी सहायता से हल होगा? इस सारणी की सहायता से हल होगा। तो ये सारणी आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। सीक्वेंस में बड़ा आसान है, अंकों को 0 से शुरू करेंगे और अंक 9 तक ही होंगे, ठीक है। गुणज में वही 10 की घात 0 से शुरू करेंगे, 10 की घात 9 तक जाएगा, उसके बाद 2 और होंगे, 10 की घात -1 और 10 की घात -2। कोई रंग नहीं का गुणज नहीं होता है। और सह्यता की बात करेंगे तो सह्यता में इनकी सह्यता होती नहीं है, लास्ट के 3 की सह्यता होती है, 5, 10 और 20। ये याद हो जाएगा। अब बात आती है कि इन रंगों को क्रम में कैसे याद करोगे आप? एक क्रम में याद करना है ना इनको, इसी क्रम में होने चाहिए, क्योंकि अगर क्रम बदल गया तो अंक बदल जाएंगे या नहीं? क्रम बदल गया तो अंक बदल जाएंगे, तो गलत हो जाएगा। तो क्रम में कैसे याद करते हैं? बड़ा आसान तरीका है, हिंदी में याद करो। तो हिंदी में इनके पहले पहले अक्षर उठा लो, तो ऐसे लिखेंगे का, भुलाना, पी, हनी, बैस, सोचा, कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। हो जाएगा? इससे सारे आपको याद हो गए, ठीक है। ये एक सेंटेंस याद रखना है, का, भुलाना, पी, हनी, बैस, सोचा, कोई रंग नहीं, ठीक है। देखो, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफ़ेद, सोना, चांदी, कोई रंग नहीं। हो गए? तो सब ये सीक्वेंस में आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में ही ठीक है, बाकी इंग्लिश में भी है ऐसे, तो इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इंग्लिश में याद कराऊंगा तो बहुत से रंग तो ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश नाम ही नहीं पता होगा आपको, है ना। तो बेटर यही है कि आप हिंदी में ही याद कर लें इस टेबल को, ठीक है। तो ये था आपके पास कार्बन प्रतिरोध। तो इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो अभी बताया था, या तो प्रतिरोध देके वर्णक्रम पूछेंगे या फिर रंगों को देके प्रतिरोध पूछेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।